नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हजारों सालों से ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था ने ही देश की 90% आबादी को धर्म के नाम से गुलाम बनाए रखा, उनका शोषण किया। उन्हें यह समझा दिया गया कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है वह तुम्हारे पूर्व जन्मों का ही पाप है, इसलिए अगला जन्म सुधारना है तो हमारी सेवा करो, यानी ब्राह्मणों की सेवा करो। बस फिर क्या था, एक पूरा का पूरा समाज जमीन में धंसता चला गया और गुमनामी के अंधेरों में खोता चला गया। ना तो उसे बोलने की आजादी थी, ना ही उसे सोचने की आजादी थी, ना ही उसे सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने की आजादी थी, ना ही उसे खुली हवा में सांस लेने की आजादी थी, और ना ही उसे अच्छा खाने और अच्छा पहनने की आजादी थी। अर्थात उसे किसी भी बात की कोई आजादी नहीं थी। उससे उसका मनुष्य होने का एहसास भी छीन लिया गया। और तब ऐसे ही समय बीतता चला गया, बीतता चला गया और बीतता चला गया। साथियों, तब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शोषण के खिलाफ आवाजें उठने लगी और तब महावीर, बुद्ध, गुरु नानक, कबीर, रविदास जैसे संत महापुरुषों का जन्म हुआ, जिन्होंने भक्ति संदेश के साथ साथ समाज सुधार की भी बातें कही, समानता की बात कही, स्वतंत्रता की बात कही, सभी जनमानस एक है ऐसा संदेश फैलाया। उस समय की कही गई बातें आज भी उतनी ही तर्क संगत व तार्किक है जितनी कि उनके समय में रही होंगी। अर्थात इससे यह साबित होता है कि मनुवादी विचारधारा ने समाज को गुलाम बनाए रखा, हजारों सालों से बांट कर रख दिया। तभी तो इन संतों का, महात्माओं का उदय हुआ। और ऐसे तो कई अनगिनत सुधारवादी संत महात्मा समाज में पैदा हुए, जिन्होंने समय समय पर समाज को जागरूक करने का काम किया, जिन्होंने लगातार सामाजिक न्याय की बात की, एकता की बात की, समानता की बात की, भेदभाव को मिटाने की बात कही। साथियों, अब यदि आधुनिक भारत की बात करें तो शुरुआत हमें सम्राट अशोक से करनी होगी, जिन्होंने बुद्ध को अपनाया। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपने शासनकाल में अपने दरबार में 50% आरक्षण का प्रावधान दिया, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए साहू जी महाराज ने भी पहली बार जाति की जनगणना करवाई और आरक्षण के प्रावधान दिए। इसी दौर में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले भी सामाजिक क्रांति की लड़ाई में आगे आए। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखकर उस समय में पिछड़ों को, दलितों को जगाने का काम किया। और इनके बाद सामाजिक लड़ाई के संघर्ष में दक्षिण से एक नाम उभरकर सामने आता है। वे थे ईवी रामास्वामी पेरियार, जो हिंदू धर्म पर उनकी जड़ों पर चोट करते हुए सच्ची रामायण लिखते हैं और साथ ही पिछड़ों को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण दिलवाते हैं। और तब फिर एक महामानव, महानायक, जननायक, बोधिसत्व, विश्व विभूति भीमराव अंबेडकर ने इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया। इन सभी महानायकों ने पिछड़ी आबादी को केंद्र में रखते हुए उनके सामाजिक उत्थान के लिए ही हर संभव प्रयास किए। साथियों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी नेता थे। उनके समय की कविता में से एक नारा बहुत प्रसिद्ध होता है, पिछड़ा पावे 100 में 60। इस कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात। ऊंची जात की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम। छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है। अंग्रेजी में काम ना होगा फिर देश गुलाम ना होगा। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान।
कारखानियां दामों की कीमत आने खर्च से देवड़ा हो, अन्य के दाम से बढ़ती घटती आने शेर के भीतर हो। महंगाई को जो रोक न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। तो साथियों, इस तरह पिछड़ा पावे 100 में 60 की बात को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी नेता बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने एक और नारा दिया, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और साथियों, अब इसके बाद अगर मैं 90 के दशक की बात करूं तो समाजवादी आंदोलन से कई नेता सामने आए जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई को और आगे बढ़ाया, जिसमें स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय शरद यादव, स्वर्गीय रामविलास पासवान एवं लालू प्रसाद जैसे नेता अग्रणी थे, जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया। और साथ ही मान्यवर काशीराम भी सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रहे थे। उन्होंने नारा दिया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और तब इन्हीं नेताओं के कहने से और इन्हीं नेताओं के चलते वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों में से 27% आरक्षण ओबीसी को देने की घोषणा करते हुए मंडल कमीशन को लागू किया। बस फिर क्या था, देश में ज्वाला सी भड़क उठी। स्वर्ण समाज के ब्राह्मणवादी, फांसीवादी, मनुवादी विचारधारा वाले लोगों ने जमकर मंडल कमीशन का विरोध किया। स्वर्ण छात्रों ने भी इसका जमकर विरोध किया और इस विरोध का एपिक सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय का मॉरिस चौक था। मंडल कमीशन के विरोधी छात्रों ने मॉरिस चौक पर क्रांति चौक बनाया और हर रोज वहां धरना प्रदर्शन किया करते थे। पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया गया कि सभी छात्र मंडल कमीशन के विरोधी हैं। और तब कुछ छात्र मंडल कमीशन के समर्थन में निकलकर बाहर आते हैं और उन्होंने मंडल चौक बनाया। एंटी मंडल कमीशन फोरम के सामने प्रो मंडल कमीशन फोरम बनाकर मंडल कमीशन के समर्थन में छात्रों को जोड़ने का काम किया। उस समय उन दिनों दिल्ली में छात्र जनता दल के अध्यक्ष थे राजेश वशिष्ठ, उनके साथ और भी कई साथी जुड़े। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा सामाजिक एवं राजकीय सफर भी यहीं से शुरू होता है। उन दिनों मैं पॉलिटिकल साइंस एमए की प्रथम वर्ष की छात्रा थी। मेरे पिता देहदानवीर स्वर्गीय श्री डाया भाई वोरा की वजह से हमारे घर में आंबेडकरवादी वातावरण था और मेरे चाचा जी स्वर्गीय श्री नारायण वोरा गुजरात दलित पैंथर के मुख्य लीडर थे। अतः सामाजिक न्याय को लेकर मेरा दिमाग पहले से ही बहुत स्पष्ट था और मुझे मालूम था कि अगर ये मंडल कमीशन पर आघात है, ये एक आउटर सर्कल है, यदि आउटर सर्कल पर आघात होगा तो इनर सर्कल पे जो एससी एसटी बैठा है उन पर भी आघात होगा। इसलिए मैंने मंडल कमीशन का पुरजोर समर्थन किया और तब मेरी सक्रियता को देखते हुए मुझे मंडल कमीशन की राष्ट्रीय संयोजिका के रूप में मनोनीत किया गया। उस समय हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आदि तमाम यूनिवर्सिटियों के मंडल समर्थक छात्रों को संगठित किया, हमारी आवाज को मंडल कमीशन के समर्थन में बुलंद किया। तब प्रिंट मीडिया ने भी इसका संज्ञान लिया और हमारी बातें भी प्रिंट मीडिया में छापी गई। और उस समय उस मंडल कमीशन के आंदोलन में मेरे साथ कई युवा छात्रों ने भी भूमिकाएं निभाई, जैसे अरविंद त्यागी, पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली और साथ ही युवा नेता डॉक्टर सुनीलम, जावेद रजा, टी बालू, यादव रेड्डी जैसे कई लोग थे जिन्होंने इस मंडल कमीशन की मूवमेंट को आगे बढ़ाया। साथियों, आज इस बात को यहाँ कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि हमने आरक्षण के समर्थन में दिल्ली विश्वविद्यालय में मंडल कमीशन लागू होने के वक्त आंदोलन किया था और आज मुझे इस बात की खुशी है कि जातिगत जनगणना की बात जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव और श्री तेजस्वी यादव कर रहे हैं, करते आए हैं और उन्होंने जो सरकार पर दबाव बनाया और दबाव बनाए रखने की वजह से ही
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर होकर भी जाति जनगणना की घोषणा करनी पड़ी है। यह आजादी के बाद की सामाजिक लड़ाई लड़ने वालों की आज तक की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होने जा रही है। अब पता चलेगा कि देश की आबादी के किसके हिस्से में कितनी भागीदारी है। दरअसल अब तक ब्राह्मण बनियों की राजनीति ने देश को बहुत पीछे धकेल दिया है। उन्हीं की वजह से देश की 90% आबादी का विकास रुका हुआ है। जिस 10% आबादी के पास सत्ता, संपत्ति, संसाधन सब कुछ है, उन्होंने 90% आबादी को हमेशा के लिए वंचित रखा है। और जब 90% आबादी वंचित ही रहेगी तो भला कैसे देश का विकास हो सकता है। विकास समतुला होना चाहिए। सवर्णों के पास सब कुछ और बहुजनों के पास कुछ भी नहीं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा। और इसी बात को राहुल गांधी जी ने समझा और उन्होंने बहुजन समाज को जगाने का काम किया। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके पूरे देश में घूम घूम कर उन्होंने बहुजनों को जगाया है। सरकार को जातिगत जनगणना कराने के लिए मजबूर किया है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी और तमाम सामाजिक लड़ाई लड़ने वाले सभी नेताओं का, भूतकालीन और तात्कालीन, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। साथियों, इससे देश में सामाजिक न्याय की एक क्रांति होगी। देश में जब आमूलचूल परिवर्तन होगा और बहुजनों का राज आएगा, तब राहुल गांधी जी के इस योगदान को देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। साथियों, आज फिर मैं राहुल गांधी जी के इस उम्दा कार्य के लिए उन्हें और उनके साथ सभी सामाजिक न्याय के कर्मशीलों को खूब खूब बधाई देते हुए मेरी बात मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई बात के साथ। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, जय भीम।